जी सर, अब आप स्टार्ट कर सकते मेरी स्क्रीन तो विजिबल होगा, राइट। आज हमारा टॉपिक, आज हम एक सेक्शन को कवर करेंगे जीआरई के, जो काफी कॉमन है, मतलब काफी इम्पोर्टेंट भी है मनी पर्सपेक्टिव्स। इसका ये है कि इसको ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया जाता, हम लोग ज़्यादा इसको कवर नहीं करते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि किस एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो आज का सेक्शन होगा, इट इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन। और ये डिस्कशन बेस्ड होगा जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करें और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। वी वोंट बी प्रैक्टिसिंग एनीथिंग, लेकिन इसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कल से। खैर, ये जो हमारा एक सेक्शन होता है, हमने दो सेक्शन को कवर कर चुके हुए हैं। देर आर थ्री सेक्शंस, जैसे आपको पता है कि देर इज वर्बल सेक्शन, देर इज अ बॉन्ड सेक्शन एंड देर इज अ एसे राइटिंग सेक्शन। ठीक है। अब इसमें ये है कि अब ये जिसको हम एनालिटिकल राइटिंग भी कहते हैं, AWA सेक्शन ऐसे कहते हैं। अब पहले जो था हमारे पास ये था कि इसके अलावा एक दो सेक्शन और आता था जो अनमार्क्ड सेक्शन भी होता था। तो अब वो तो नहीं है, वो तो जजमेंटल टाइप का एक सेक्शन होता था, लेकिन अब वो एक्सक्लूड हो चुका है, शॉर्ट किया गया है उनके बाद। अच्छा, इसमें जो है, इसमें जो शॉर्टर GRE आने से पहले, सितंबर 2023 आने से पहले देर वर टू ऐसे दो ऐसे आया करते थे। जो एक एक ऐसे था, वो था आर्गुमेंट ऐसे, आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे, उसे कहते थे एनालाइज एन आर्गुमेंट। ठीक है। एक वो सेक्शन आता था और उसके लिए 30 मिनट्स डेडिकेटेड होते। आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता था फॉर दैट ऐसे टू सॉल्व। उसके बाद दूसरा ऐसे आता था जिसको कहते हैं इशू ऐसे, जो बेसिकली आता है एनालाइज एंड इशू ऐसे। तो जो आर्गुमेंट बेस्ड ऐसे था, थोड़ा लेंथी भी होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, और वो अब GRE से रिमूव हो चुका है। ठीक है। GRE ने फिर, GRE इज ओनली फोकसिंग ऑन द इशू ऐसे, दैट इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ, मतलब उसे कह सकते हैं कि उसी के ऊपर सबको सब बेस करता है, योर PhD, योर आर्ट्स बिहेवियर वगैरह वगैरह, ऑल दोज थिंग्स वो हम डिस्कस करेंगे। इशू ऐसे का ये सीन है कि इशू ऐसे जो है एक, कह सकते हैं कि वेरी टिपिकल टाइप है, जो हमने स्कूल डेज में भी किया हुआ है। इफ वी हैव gone through some kind of preparation related to, you know, some typical comparative kind of examinations, तो उसमें भी हमारे एसेस वगैरह यूज होते हैं। या फिर देर आर मैनी टेस्ट इन यूनिवर्सिटीज जहाँ पे हमारे पास ये इस तरह के एसेस यूज होते हैं। हाँ, जैसे कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास IR के वगैरह के या इंग्लिश वगैरह के पेपर्स में ये एक्सरे वगैरह करवाया जाता है। तो अब मैं इशू ऐसे की तरफ आ जाता हूँ कि, इसके अंदर जैसे, चलो मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ। इशू ऐसे किस तरह का होता है कि इशू ऐसे इज लाइक कि हम एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन टेक टेक कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी हैज अ बैड इम्पैक्ट ऑन द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ पीपल। सो दिस इज योर स्टेटमेंट, ऑल ऑफ इट। अब इसके ऊपर हमें ऐसे लिखना होगा, दिस इज आर इज, जो इशू ऐसे की स्टेटमेंट है, इसी के ऊपर हमें सारा का सारा ऐसे बेस करना होता है। कितनी सिंपल सी स्टेटमेंट होती है। अब इसके अंदर हमारे इशू ऐसे के अंदर हमारे पास जो है, हाँ मैं इसके अंदर आपको स्केलिंग बता रहा हूँ, सॉरी। हमारे पास जो होता है, इसके हमारे 0 से 6 के दरमियान स्केलिंग होती है, जो हमारे पास ये GRE के अंदर होती है। अब ये होता है कि हमारे पास वर्बल और क्वांटिटेटिव सेक्शन जो है, इन दोनों की जो मार्किंग है, जो इन दोनों की स्केलिंग है, वो कंप्यूटर बेस्ड होती है। दैट इज ऑटोमेटेड, दैट इज done by the bots or something like that, artificial intelligence। और जो ये ऐसे की स्केलिंग है, दैट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली मेरे ह्यूमंस करते हैं इसको। ठीक है। इसकी स्केलिंग बेस्ड होती है
तकरीबन आपके 3 एंड अबव 3 इतने तो आते ही आते हैं, 3 to 6 भी आते हैं कई लोगों को। सो दिस इज हाउ इट इज। इसकी स्केलिंग का ये वाला मैार होता है। अब इसमें ये होता है कि हमारे जो ऐसे होते हैं वो 500 to 600 वर्ड्स का होना चाहिए। लाइक जीआरई ने कंपलसरी तो नहीं कहा हुआ, देयर इजंट अ स्पेसिफिक kind of format given by the GRE or specific kind of limitations के boundaries कि हमें इनके दरमियान रह के हमारा ऐसे होना चाहिए या फिर ये स्पेसिफिक फॉर्मेट पे रहना चाहिए। वो तो स्पेसिफिक नहीं होता, बस हमें अपने ऐसे जो ऐसे है जो स्टेटमेंट होगी उसी के मुताबिक हमें कर देना है, that's it। लेकिन जो प्राइमरीली हमारे पास जो एक जनता आ रहा है कि हमारे पास ऐसे कितने वर्ड्स का होना चाहिए, यहाँ पर जो इतने वर्ड्स का होगा तो वो बेटरली ग्रेड हो जाएगा, वो है 500 to 600 वर्ड्स। 450 इज गुड एज वेल। 450 भी एनफ होता है। लेकिन ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में यू कैन इजीली स्कोर 4.5 एंड अबव। एंड देन 4.5 एंड अबव। लेकिन ये जो ग्रेडिंग है, दिस ग्रेडिंग बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक, your examples, um, हाँ, your sentence structure sometimes matters and sometimes it doesn't matter। लेकिन it basically depends upon your logic and examples, only two things, nothing else। ठीक है, लॉजिक और एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमने तो अपने वोकैब सेक्शन के लिए हमने वोकैबलरी तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की। अब इसमें ये भी रिलेटेड टू इंग्लिश ही है, तो इसमें विल द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द vocab will मैटर और नॉट। इसमें vocabulary इतनी मैटर नहीं करती। ये मैं पहले आपको समझाता जाऊँ कि vocabulary डजेंट मैटर इवन अ बिट। ठीक है, इसमें आप vocabulary किसी किस्म की भी यूज़ कर लें, आप इसमें सिंपल यूज़ कर लें, आप उसको कॉम्प्लेक्स कर लें, इट वॉन्ट इवन मैटर आप किस तरह के वोकैबलरी यूज़ कर रहे हैं। वो आपको आपके कॉम्प्लेक्स वोकैबलरी यूज़ करने पर 4.5 से आपको 5 ग्रेड नहीं करेगा। ठीक है। हम्म, इसमें इवन ये चीज़ भी मैटर नहीं करती कि आप उसके अंदर फॉर्मल हो रहे हैं या फिर आप उसमें इनफॉर्मल हो रहे हैं या फिर आप उसमें अम, आप ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं। वट एवर यू लैंग्वेज यू आर वट एवर योर स्टांस इज, वट एवर वर्ड्स यू आर यूजिंग, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपसे इसमें इट वॉन्ट मैटर कि इसमें आपकी ग्रेडिंग कम नहीं। लाइक देर वॉज एन ऐसे आई वॉज रीडिंग, तो उसमें ऐसे में ये था कि ही वॉज he used some words like morons, terrorists वगैरह वगैरह। और इवन दो those are the essays तो इसमें हालांकि और he was graded like 5.5। he was too informal to the person। he was using some kind of वो जो एक वर्ड्स होते हैं जो those are prohibited in formal writing और और इंस्टीट्यूट्स वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर हम मैं हम वोकैबलरी की बात कर रहे थे। तो जीआरई डजंट ग्रेड यू ऑन हाउ फ्लावरी लैंग्वेज यू हैव रिटन। और हम कोई ऐसी वैसी को खूबसूरत जुबान हम नहीं चाहिए, हमें कोई फ्लावरी लैंग्वेज अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज आर्गूमेंट्स और एग्जाम्पल्स। इस ऐसे को एक दफ़ा आप समझ लें कि इस ऐसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका आइडिया, आपकी सोच, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और कितने अच्छे से उसको एलेबोरेट कर रहे हैं। एलेबोरेशन का मतलब है कि आप उसको एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, आप किस तरीके से आप एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, उस अपने आइडिया को आपके कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर योर ऐसे। आपने एक आइडिया देना है उस चीज़ के बारे में जो आपको क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दी गई है और उसको आपने सपोर्ट कर देना है, दैट्स इट। आपको कोई वोकैबुलरी नहीं चाहिए, आपको कुछ सपोर्टिंग वगैरह, आपको कोई ग्राफ्स दिस दैट कोई और चीज़ नहीं चाहिए। जस्ट सिंपली गो थ्रू इट। हाँ, इसमें द थिंग इज कि अब इसके अंदर हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं, मतलब 4 to 5 हाँ 4 to 5 पैराग्राफ्स आर एनफ फॉर इट।
ये 4 to 5 पैराग्राफ्स में आपको लिखना होता है। पैराग्राफ्स आपके ज़रूरी होते हैं कि आप उसको ब्रेक करें, उसको ब्रेक करके लिखेंगे तो पैराग्राफ्स में इट विल बी इजी। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि अब, हाँ, इसकी मैं इस चीज़ की तरफ जाना चाह रहा था पहले भी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये जो AWA सेक्शन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है फुल ब्राइट वगैरह जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, अचीवमेंट्स वगैरह होती हैं, दूसरी तीसरी ये स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह आती हैं, इनके अंदर ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये मैटर नहीं करता ये, वहाँ पे ये इतना इतना नेसेसरी नहीं होता। बट फॉर मैनी यूनिवर्सिटीज इसकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। मेनली इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर द पीएचडीज के अंदर आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया जाता है सब्जेक्ट बेस के ऊपर, लेकिन अगर इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ जनरल जीआरई देन आपकी AWA का सेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मेरा मतलब है कि यू यू शुड बी ओवर 4.0। ठीक है, इससे ऊपर ऊपर आपका स्कोर आना चाहिए। अब इसका एक और भी होता है, इसका एक और नुकसान भी होता है कि, हाँ, इसके अंदर मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जो हमारा जो आइट्स वगैरह यहाँ पर टॉफल वगैरह वो वेव ऑफ भी कर देते, सिंपली डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जीआरई कैसा दिया हुआ है। अगर जीआरई के अंदर AWA सेक्शन के अंदर यू आर बिलो 4, देन टॉफल और आइट्स तो मस्ट हो जाता है। और टॉफल और आइट्स के अंदर देर आर सम यूनिवर्सिटीज जो कि कंपल्सरी कर देते हैं कि आपको राइटिंग सेक्शन के अंदर इतने बैंड्स लेना जरूरी है, लाइक 7 और 7.5 और टॉफल राइटिंग सेक्शन के अंदर। तो इसका ये है कि the main benefit of this AW section is this, that you can get a IELTS or TOEFL waiver by scoring 4.0 or above in this section. Okay, 4.5 is the best और ये easily achievable है, क्योंकि there isn't an argument। ऐसे argument ऐसे के अंदर काफी ज्यादा मसला होता था पहले। तो जीआरई यूं करता था कि दो एसेस का 0 to 6 के दरमियान स्केलिंग करके और दोनों का एवरेज निकाल के आपको स्कोर देता था, दैट और एवरेज स्कोर जो तकरीबन 3.5 से 4.5 तक के दरमियान ही ज़्यादातर आ रहे होते थे। लेकिन नाउ देर इज ओनली वन ऐसे, दैट इज द इजीएस्ट वन इन 30 मिनट्स। हाँ, ये मैं बताता चलूँ, ये 30 मिनट के अंदर होता है और ये बहुत आसान से ऐसे होता है। इसमें 4.5 लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती। हाँ, इसके अंदर मैं चीज़, हाँ, 30 मिनट्स का मैंने आपको बताया कि इसका जो हमारे पास टाइम लिमिट होता है वो 30 मिनट्स होता है इस ऐसे को लिखने का। अब आई थिंक सर का इशू था तो डिस्कनेक्ट कर गए। मे बी वो कुछ मिनट्स तक ज्वाइन कर लें वापस। अच्छा, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो पूछ सकते हैं।
हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही आ रही मैं है मगर सॉरी, वो स्लो आ कनेक्शन रही है ड्रॉप हो गया आपकी था। आवाज़। आवाज़ स्लो आ रही है। ज़्यादा स्लो है। अब है। बेटर है। मेरा एक्चुअली इंटरनेट का रहा है। अब बेहतर हुई है। जी जी बेटर है, बेटर है। अच्छा, मैं कहाँ पे था मुझे नहीं पता, मैं कहाँ पे ब्रेक करती हूँ। आप ये अच्छा। 30 मिनट्स वाली बात पे थे। हाँ हाँ हाँ, चलेगा वो। हाँ, अच्छा। तो इसमें हम कह रहे थे कि इसमें 30 मिनट्स हमारे पास टाइम होता है। और इसमें अगर मेरी आवाज़ क्लियर ना आए तो आप बीच में पॉइंट आउट कर दीजिए, ओके? मुझे नहीं पता कि कैसी आ रही है बिकॉज इंटरनेट पे ओके सर। के होते हैं। मतलब हमें पहले अपना आइडियाज को कैलकुलेट करना होता है कि हमें किस हिसाब से लिखना है, या फिर हमें क्या क्या कुछ उसके अंदर मेंशन वगैरह करना है। ठीक है। और देर द अदर 5 मिनट्स, द नेक्स्ट 20 मिनट्स विल बी, वो आपके डेडिकेटेड होते हैं कि वो आपने राइट करना है। वो आपके राइटिंग के ऊपर आ जाते हैं कि आपने जो ऐसे आप राइट कर रहे होते हैं वो आपने एक्सप्लेन अच्छे से कर लेना। द फाइनल 5 मिनट्स विल बी ऑन प्रूफ रीडिंग। अच्छा, दिस इज द मोस्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो दिस वन, ये वाला है। आपको 5 मिनट्स इवेंचुअली आपको देने ही देने हैं। तो आपको प्रूफ रीड करने के लिए, ठीक है। आप प्रूफ रीड नहीं करेंगे तो देर आर मेनी मिस्टेक्स। वी आरंट रोबोट्स और वी आरंट एनी बॉट्स काइंड ऑफ चैट बॉट्स वगैरह जिनके अंदर हमारे पास मिस्टेक्स नहीं होंगे। देर आर मिस्टेक्स। मैं स्पेसिफिकली मैं इस पर बात करूँ तो अगर मैं एक चार्ट भी देख रहा था जिसमें लास्ट 10 ईयर्स का डाटा था, जिसमें अबाउट 80% पीपल, उन्होंने इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई थी। उन स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से दे स्कोर दे उनके जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन तकरीबन एक 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 जो उनका स्केल था वो कम हुआ हुआ था। लाइक दे हैड टू स्कोर 5 तो वो 4 पे पहुंचे गए। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा थी। उसके बाद आ जाती है ग्रामर मिस्टेक्स। ग्रामर, यू कॉन्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रामर। और इसके अंदर ग्रामर जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि इसमें ग्रामर बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ग्रामर भी ज़्यादा, ग्रामर भी यूज ग्रामर पे भी फोकस रहता है। द नेक्स्ट थिंग इज कि अ, आप इसको इशू ऐसे है तो इशू ऐसे इज़ वेरी इजी। जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर आपने ये करना होता है कि इशू ऐसे को आप हमेशा कंप्लीट करें। मतलब आपने कोई स्टार्ट लिया है तो उसका, हम इसको स्ट्रक्चर को बाद में डिस्कस भी कर लेते हैं, बस मैं थोड़ा एलेबरेट कर लूँ। कि पहले हमने उसके जो है उसको हमने आइडिया को लेके चले, आइडिया को लेके चले और हम उसको एंड पे कंक्लूड भी कर दें। ये दिस इज हाउ वी फिनिश। हम ऐसे को या फिर लेटर को या फिर एप्लीकेशन को, एनीथिंग वी राइट, वी डू इट इवेंचुअली लाइक दिस, कि हम उसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर हम मेन आइडिया की तरफ जाते हैं, फिर उसको कंक्लूड करते हैं। सो दिस इज हाउ द होल राइटिंग थिंग गोज in every kind of you know फॉर्मल राइटिंग और एड लेटर्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें हर जगह पे यही चलता है। तो इसमें हमें ये करना है कि हमें उसे कंप्लीट जरूर करना है, बिकॉज के जीआरई के अंदर जो AWS सेक्शन है स्पेसिफिकली, इसमें वो दे नोट इट कि हमने उसको कंप्लीट किया है या नहीं किया है। इफ वी हैवंट कंप्लीटेड इट तो वो उसको रेट वैसे वैसे नहीं करेगा। वो इवेंचुअली स्कोर्स आपके 3.5 से भी कम जा सकते हैं इफ वी हैवंट कंप्लीटेड द ऐसे, चाहे वो कितना अच्छा लिखा हो। तो वो जीआरई मार्किंग वाला जो बंदा है, ही विल इवेंचुअली थिंक कि ये इस बंदे के पास एनफ आइडियाज नहीं थे, या फिर वो बिल्कुल ही ये बंदा इधर उधर हो गया, या फिर इसने आइडियाज को मिक्सअप कर दिया, ओवरवेलम हो गया अपने आइडियाज में, या फिर इसके पास टाइम एनफ नहीं था, टाइम मैनेज नहीं हो सकता। सो दिस इज हाउ इट इज। इसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिस तरह मैंने बताया 30 मिनट्स। और इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसके पॉइंट फिटिंग जो है वो जीआर की ग्रामर के ऊपर होती है। मैं आपको इधर तरह कर देता हूँ, ग्रामर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती है। एक तो है, बाकी जो मैं आपको ये इसकी जो बेसिक हैं उनके ऊपर किस बेसिस पे होती है, तो ग्रामर के ऊपर होती है। और दूसरा हो जाता है पंक्चुएशन, जो
बेसिकली हर जगह चाहिए होती है, और तीसरा स्पेलिंग्स में हो जाती है। ठीक है, ये स्पेलिंग्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस वगैरह आ रहे होते हैं, देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑन इसके अंदर भी, और मतलब हर जगह पे चल रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, मतलब आर्ट्स की राइटिंग भी ऐसी होती है, राइट? जिन्होंने आर्ट्स अटेम्प्ट किया हुआ है या जो अटेम्प्ट करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो आर्ट्स की राइटिंग भी इसी तरह होती है, और जीआरई की राइटिंग भी ऐसी होती है। अब इन दोनों में स्पेसिफिकली डिफरेंस क्या होता है? आयल्स जो है वो आपके डिफरेंट, आपकी इंग्लिश के ऊपर आपको जज कर रहा होता है कि आप इंग्लिश कैसे लिख रहे हैं, आप इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, आप इंग्लिश को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। दे डोंट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडियाज। वो आपके आइडियाज वगैरह के ऊपर जज नहीं कर रहे होते कि इसने एग्जांपल्स कैसे दी हैं वगैरह, मतलब वो सब कुछ जो इंक्लूड होता है इसके अंदर। जबकि जो जीआरई है इसके अंदर स्पेसिफिकली वो आपके आइडियाज़ के ऊपर जा रहे हैं कि आपने आइडियाज़ कैसे लिखे हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, आपकी एजम्पशन स्किल्स कैसी हैं, आपके पास कैसे कैसे आइडियाज़ हैं, या फिर आप क्रिएटिवली थिंक कर रहे हैं, या फिर आप किस तरह की आपकी थिंकिंग। AW सेक्शन इज ऑनली स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इट। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको पॉइंट्स का बताया कि स्ट्रक्चर उसका जो है ग्रामर के ऊपर बेस करेगा, पंक्चुएशन के ऊपर करेगा, और स्पेलिंग्स के ऊपर करेगा। हम्म, अब आप, मैं आपको इसकी थोड़ा सा हाँ आसान कर देता हूँ कि आपका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। देर आर सम पीपल हु कॉम्प्लिकेट इट, लाइक वो सेंटेंस को इतना लंबा कर देते हैं कि वो 3 और 4 सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं। इस तरह हम आइट्स में करते हैं, हम उसके अंदर जो ज्वाइन करने के जैसे वर्ड्स होते हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके उसको हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर जीआरई के अंदर हम स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस है उसको बिल्कुल सिंपल रखना है, ऐसे को बिल्कुल सिंपल रखना है कि इतना आसान हो कि हमें आइडिया दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इतना आसान आइडिया हमारे पास, इतना आसान सेंटेंस स्ट्रक्चर हो के दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े उस आइडिया को समझने के लिए। ठीक है, आर्गूमेंट जो भी हम लगाएंगे वहाँ पर लिखेंगे, वट एवर आर्गूमेंट वी विल बी यूजिंग, it should be along with the example, it should be backed with an example, it shouldn't be a generic one। एक generic idea होता है वो नहीं हमारे पास। ठीक है, मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टेटमेंट कि drones are harmful or very tech type of giants, like but tech giant tech type invention। ये आप एग्जांपल ले लें। ये ड्रोन्स जो हैं वो एक हार्मफुल भी हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी इन्वेंशन है। ठीक है, अगर हम तो इसके एग्जांपल के तौर पे हम इसको कर लेते हैं, एलेबोरेट करते हैं कि अगर हम इसमें जेनेरिक जाएंगे तो अगर हम कर लेंगे कि ड्रोन्स, बहुत जेनेरिकली हम चले जाएंगे कि ड्रोन्स बहुत हार्मफुल होते हैं, ड्रोन्स मतलब यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ड्रोन्स का मतलब ये है, ड्रोन्स एग्रीकल्चर ड्रोन्स होते हैं, ये यूज़ होते हैं हमारे स्टडी में, यूज स्टडी कोई भी हम उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह के डिस्कस कर लेंगे। तो दिस विल बी लाइक जो भी जेनेरिक वो टाइप होता है, जो भी मेन स्ट्रीम आइडिया होता है वो हम अगर डिस्कस कर लेंगे तो वी वांट टू विन इवन क्रॉस 3.0। हमें इसको इलेबरेट करते हुए हमें इसको अ, इसकी जो रूट्स हैं उसके अंदर जानना पड़ेगा कि हम किधर कितने उसको फेवर में जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हाँ अच्छा, मैं इसको भी ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ कि यू कैन टेक एनी स्टांस इन जी इन दिस ऐसे। ठीक है, इशू ऐसे के अंदर हम कोई भी स्टांस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि देर आर 4 काइंड ऑफ स्टांस। एक फेवरेबल होता है, ठीक है, आप उसके हक में जा रहे हैं, जो भी टॉपिक है आप उससे रिलेटेड जा रहे हैं, आप उसी को लेके चल रहे हैं, उसके फेवर में जा रहे हैं, या फिर आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, आप उस टॉपिक के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, द अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो भी चलता है। नंबर थर्ड इज न्यूट्रल वन। अगर आप न्यूट्रल जा रहे हैं तो दैट वन इज ओके एज वेल। और देर इज एन अनदर स्टांस जो अक्सर लोग अपनाते भी हैं कि वो ज़्यादा सूट करता है कई लोगों को।
विच इज के आप दोनों तरफ का फेवर तो उसके लिए भी बोल रहे हैं और उसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है, उसके फेवर में भी बोल रहे हैं और उसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, आप दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चारों के चारों जो हैं, दीज ऑल स्टांसेस आर ओके इन जीआरई। आप इन सबको लेके चलेंगे तो दैट विल बी इजी। मैं इसमें दोबारा कहता चलूँ कि एसएस के अंदर जो है कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है फैंसी वोकैबुलरी के। ओनली आइडिया इज कि आपने you should convey only the message you are trying to convey. Even it has to be supported by the multiple examples. इसकी ग्रेडिंग जो है वो क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज पे है, एलेबोरेशन पे है, एग्जाम्पलीफाई करने पे है, इसके फ्लॉ फ्लॉ आइडेंटिफिकेशन पे है, मतलब उस ऐसे के अंदर जो भी इशू ऐसे है उसके अंदर हम लोग फ्लॉ आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो भी कर रहे हैं, मतलब वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं या उसके मुताबिक जा रहे हैं, कुछ भी उसके जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक पॉइंट है इसमें, हमें ऐसे के अंदर हमें बुलेट पॉइंट्स नहीं लेने होते हैं, हमें बुलेट पॉइंट्स तो नहीं लिखना होता, ठीक है। आप ऐसे को आप सिंपली लेके चलें पैराग्राफ्स में। अच्छा, मैं इसका बता देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट, मतलब इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल जो हमारे पास ऐसे इसके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसी के मुताबिक जाते हैं कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल you will do 500 to 600 words, target these words, okay। इसके अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी टाइप पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इट विल बी 5 to 6 लाइनर पैराग्राफ, ठीक है। इसमें 5 to 6 लाइन्स में पैराग्राफ लिखना होगा, जिसके अंदर हमारे पास अ, हमें ये जो फर्स्ट फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट पैराग्राफ आ गया है, it should only analyze a broader perspective of the topic. Do not hit the topic straight, just build it a bit. या आप उसको सिर्फ थोड़ा सा उसको प्रोमिनेंट करके उसका मेन आइडिया वगैरह लिखते हैं, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके जेनेरिक टर्म्स यूज काइंडली करने आवाज हैं, बढ़ाएं generic- थोड़ी सी। सॉरी, सर आवाज अब आपको ठीक है, काफी आई थिंक एंड पे कोई नहीं, इशू अभी है। जैसे आप बोले ना कि आवाज ठीक है, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसी आनी चाहिए। सॉरी सर। मे बी कोई अभी आपको बेटर आ रही है मेरी आवाज? जी, अब अभी बेटर है, लेकिन बीच में फिर कम हो जाती है। अच्छा, चले वो मेरा बोलने का अंदाजा है सर, चले मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा ऊंचा बोलने, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि 5 to 6 लाइन्स जो हैं वो आप जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें आप यूज़ कर लें, जिसमें आप जनरल टेक्नोलॉजी की वगैरह के बारे में आप बोलने के बारे में, या फिर आप उसके जनरलाइज चीज़ें बोलें, आप उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आप उसकी मतलब मेन आइडिया को थोड़ा वो डिस्कस कर लें। जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हम जैसे हम एक्सप्लेन करते थे कि माय फेवरेट स्कूल, तो हम उसमें स्कूल जो है उसको पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते थे इन और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कि स्कूल क्या चीज़ है, स्कूल किस चीज़ के बारे में होता है, इट्स अबाउट है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह, ठीक है। दिस इज और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। फिर उसके बाद हमें उसके पर आना चाहिए कि हमें द नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज अबाउट और मेन टॉपिक। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे, हमें आहिस्ता आहिस्ता मेन टॉपिक के ऊपर चलते जाना। अब मेन टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद हमें जो थर्ड वाला पैराग्राफ आ जाएगा उसके अंदर हमें उसी मेन टॉपिक को जो यहाँ पर डिस्कस किया था हमने मेन टॉपिक, उसी को हमने सपोर्ट करना है किससे, आर्गूमेंट से और एग्जाम्पल से। आप उसकी आप इसके अंदर ये आ जाता है कि आपको कितनी एग्जांपल्स देनी होती हैं, आप जितनी दे सकें दें। आपने 2 से, फॉर एग्जांपल मैं आप उसको इंस्टेंस बता दूं कि आपको आपको 2 से कम बिल्कुल नहीं देनी, 2 से कम बिल्कुल नहीं जाना, 2 एग्जांपल से कम नहीं जाना। अगेन अगेन आई एम स्पीकिंग अगेन अगेन कि 2 एग्जांपल से कम नहीं जाना। आप गिव 5 to 6 एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देना इतना मुश्किल नहीं है, योर रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, काफी ज्यादा रियलिस्टिक आप टाइप एग्जांपल्स दे दें, आप अपनी लाइफ के बारे में एग्जांपल्स दे दें, आप कुछ भी एग्जांपल उठा के लिख दें, यू जस्ट क्रिएट एग्जांपल बाय योरसेल्फ एज वेल, ठीक है। तो एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करें, आर्गुमेंट्स को पेश करें एग्जांपल्स के साथ। उसके सर बाद जुल्फकार का जो क्वेश्चन ले फोर्थ, लें सर। जी जी ओके,
चलिए मैं आज आपका हैंड रेज है सर जी जुल्फकार। सर, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आज। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअल में, मेरा बल्कि ओपिनियन है कि बजाय ये जो लैंग्वेज है ना, इसको इस तरह से पढ़ाया जाए कि अपनी थ्योरी पढ़ाएं आप ना, कि ये यूं होता है। उसकी वजह कि मैंने अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनर हेयर, और लैंग्वेज एक थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल हमारी लाइफ के अंदर रोल प्ले करती है। तो इंस्टेड ऑफ थ्योरी बताने के ना, अगर हम उसको सैंपल ऐसे यहाँ रख के उससे एक्सप्लेन करें ना, कि यहाँ देखें इस पहले पैराग्राफ में ये है, और देखें ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट भी हो रहा है, तो उससे जो बंदे का जो ट्रेनर, देखें एक तो ऑलरेडी ये ऐसे ओपिनियन बेस्ड ऐसे है, ऊपर से ट्रेनर भी अपना ओपिनियन दे रहा है, थोड़ा सा मिक्सअप सा हो जाता है। ये मेरा व्यू है। तो इंस्टेड ऑफ बजाय थ्योरी पढ़ाने के ना, एक आप एक सैंपल जो ऐसे है वो सामने रखें, उस पे अपना ओपिनियन दें और उस ओपिनियन को डेमोन्स्ट्रेट करें, देखें ये यहाँ पर यू प्रेजेंट हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा अपीलिंग होगा, क्योंकि देखिए अभी आपने कहा कि जीआरई में सेंटेंस सिंपल होने चाहिए। मैं इसे एग्री नहीं करता कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जीआरई के सेंटेंस सिंपल होने चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, फॉर वन, लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉम्प्लेक्स वन। ये जो वर्ड कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर हम अपनी सिंपल अपनी लैंग्वेज में लें, तो हम कहते हैं बड़ा बड़ा ही खतरनाक किस्म का सेंटेंस बोलते हैं। आप चीजों को ऐसे बोलते हैं कि चीजें समझ, तो हम उर्दू लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स को यूं लेते हैं, वेयर एज इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप वो यूज नहीं करेंगे, आयट्स में बैंड ही ऊपर नहीं आएगा। अब बंदा कहे जी कि जीआरई में आयट्स से ज्यादा सिंपल होते हैं, तो आई थिंक आई विल बी कंफ्यूज। तो आई थिंक द बेटर द थिंग इज दैट कि आपने एक सैंपल कोई जो एग्जाम के अंदर, अगर एग्जाम वाला क्वेश्चन मिल जाता तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिलता तो कोई कहीं से एक सैंपल लें, उसमें आप बताएं कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, और इस पॉइंट्स को आप देखें ये यूं डेमोन्स्ट्रेट हुए हैं, तो ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगी। ये मेरा व्यू है। आई थिंक इस पे आप कितना एग्री करते हैं, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जी सर ओके। अच्छा सर मैं आपको ज़रा थोड़ा सा वो दे दूं कि हम पहले स्टार्ट में डिस्कस करते हैं, तो हम यूँ करते हैं कि पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ना। जो हम स्टार्ट से जीआरई का कोर्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम ये करते हैं कि पहले हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, चीज़ें सारा क्लियर हो जाती हैं कि ये जो टॉपिक है कोई इससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स जाते हैं। हमने 3-4 दिन डेडिकेट किए होते हैं किसी एक चीज़ को। मतलब ये जो ऐसे वाला सेक्शन है, इसको मैंने पहले बताया था कि मैं पहले इसको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा बहुत, ताकि ऊपर से जेनेरिक टाइप समझ आ जाए हमें। उसके बाद मैं इसकी एग्जांपल लेके फिर इसको हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन, वो ज़्यादा बेहतर तरह से समझ आ जाएगा, वो कल हम कर लेंगे। आपकी तो बात उसके बिल्कुल बाद जी सर, जी आप जी मैं मैं जब एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि थ्योरी को इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट के जी सर। पॉइंट बात नहीं। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ से ये है कि थ्योरी को कम एक्सप्लेन करें, और प्रैक्टिकल के ऊपर वो थ्योरी नहीं कि सामने वो ऐसे पढ़ा हुआ हो ना, वहां पर ज्यादा थ्योरी को एक्सप्लेन करें, ताकि वो जो पार्टिसिपेंट है उनको वो साथ साथ चीज नजर आ रही हो ना, कि यार ये पैसेज में यूं अप्लाई हुई है। तो मेरा ये जी व्यू है सर वो कि इंग्लिश जी लैंग्वेज में जो प्योर थ्योरी है ना, उसको कम टाइम दें, और उस थ्योरी को क्वेश्चन के सामने रख कर एक्सप्लेन करें, ताकि हमें साथ साथ ना डेमोन्स्ट्रेट होता रहे कि क्या हो रहा है। जी सर वो मैं उसके बाद तभी कर लूंगा। इसके बाद जरा ना ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ, फिर उसके बाद मैं वो भी डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा, और वो सारा ऐसे भी लेके चलेंगे। अभी तो मैं स्पेसिफिकली बता रहा था कि जीआरई के अंदर ऐसे किस टाइप का आ रहा हो। और दूसरी सर आपकी बात वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाली, तो अब जीआरई और आइट्स के अंदर मैंने पहले, ये आप शायद उस वक्त नहीं थे, कि मैंने इसमें पूरा आपको डिफरेंस बताया कि आइट्स राइटिंग और जीआरई की राइटिंग में जो सिंपल डिफरेंस होता है वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपके एनालाइजिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स वगैरह के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और आपके आर्गुमेंटेशन वगैरह कैसे पेश कर रहे हैं आपके उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ये हमारी इंग्लिश वगैरह का टेस्ट नहीं होता। हमारी इंग्लिश वगैरह जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी या सिंटैक्स स्ट्रक्चर वगैरह दिस दैट, वो सारा का सारा हमारा सेंटेंस इक्विवेलेंस वगैरह में, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, टेक्स्ट कंप्लीशन वगैरह में यूज हो जाता है। वो सबको सब वोकैबुलरी वगैरह वहाँ पे टेस्ट हो जाती है। नहीं, इसके अंदर थैंक यू हमारे पास जी। जी जी बिल्कुल, आपने आप सॉरी मैं उस टाइम नहीं अवेलेबल था, लेकिन इस टाइम जी पूरा ये जो आप बता रहे हैं ना, मेरे पास पूरा एमएस वर्ड के अंदर ये रिटन फॉर्म है, मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो अभी मैं जी आप जी एक्सप्लेन भी करूँ। द थिंग इज दैट, देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जीआरई में आपके आर्गुमेंट्स को चेक किया जाता है, और आर्गुमेंट्स के अंदर लॉजिक होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जी दैट डेफिनेटली जी जो आइट्स है
बेसिकली वो एक अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, और ग्रेजुएट्स में वो आ गया अलग बात। और लेकिन जीआरई तो स्पेसिफिकली जो है ना ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो जिनका कैलिबर हायर होता है, तो डेफिनेटली उनके उनका ना ये बिल्कुल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन। बट द थिंग इज दैट वट एवर द केस इट इज, आपने तो इंग्लिश का सेंटेंस यूज करना है ना, आपने बात तो सेंटेंसेस में बनानी है, तो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमें डिटरमिन करना है ना। बेशक आप देखें, आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उठा लें, उसमें एक सिंपल बात कर दें, चाहे तो उसमें एक आर्गुमेंट बयान कर दें, तो बेसिकली सेंटेंस तो वही रहेगा ना। इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस तो नहीं चेंज होंगे ना। आप उसको किस तरह से यूज करें वो अलग बात है, उसमें मीनिंग क्या कन्वे करें वो अलग बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जीआरई का जो कम्युनिकेशन है, और बिल्कुल ये भी बात दुरुस्त है कि स्पेशली जीआरई में आपकी इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट। बट वट एवर द केस इट इज, आपने तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है। मैं बात सेंटेंस की स्ट्रक्चर की कर रहा हूँ कि वो कौन से करेंगे। तो अगर आगे बंदा कहता नहीं यहाँ पर सिंपल किस्म के सेंटेंस यूज करने हैं, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं यूज करने। बट जब मैंने अभी मेरे सामने शीट पढ़ी है, वो मेरे पास सैंपल, मेरे सामने अभी सैंपल ऐसे पड़ा हुआ है, उसने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज किए। तो मैंने वजह ये थी कि रीजन वाज दैट कि तभी मैंने कहा था कि ना, जब मैं नहीं कहता कि ट्रेनर गलती कर रहा है, वजह कि हमारी चूंकि लैंग्वेज नहीं है ना इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम मैं सजेस्ट करता हूँ ट्रेनर को, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं भी अगर यहाँ होता आपकी जगह, तो मैं भी मेरे बारे में भी यही कंक्लूजन होता। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक सैंपल जब सामने होगा ना, तो हमें सामने नजर आ रहा था, हाँ इस मतलब आपने जो बात की वो वैलिडेट हो रही है। क्योंकि एक्चुअल में हम पाकिस्तानी थे ना, हम वी आर नॉन, हम वो लोग नहीं है ना, तो हमें अच्छा सबसे बड़ा इशू ये है कि अभी तक जो हमें कंफ्यूजन होती है, हम समझते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो इसलिए हम जीआरई का नहीं। मेरा जो व्यू है, जो जीआरई में जो है, ये जीआरई लैंग्वेज का टेस्ट है। ये इंग्लिश लैंग्वेज वो अलग बात है, इसमें इंग्लिश के वर्ड्स। तो लैंग्वेज क्या होती है? इट इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या उर्दू में हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं? वो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली वे ऑफ कम्युनिकेशन टेस्ट हो रहा है ना। अब उसमें हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो वो वे ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया भर में हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम होता है। तो बस हमने बस ये देखना है कि इसने इसमें सेंटेंसेस कैसे यूज किए हैं। तो ये मैं जो आपसे कह रहा था कि एक सैंपल, जब क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में थ्योरी कम, उस थ्योरी को हम ना डेमोस्ट्रेट करें प्रैक्टिकल सिचुएशन में, ताकि वो नजर भी आ रही हो। और क्योंकि ना हमारी क्लास में मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठे होते हैं, कुछ बेसिक, कुछ जरा स्टार्टिंग में होते हैं, कुछ जरा इंटरमीडिएट, कुछ एडवांस लोग होते हैं। तो जब आप वो करेंगे तो सबको नजर आ रहा है, ये पिक्चर में ये यूं कह रहे हैं। ये मेरा, क्योंकि मुझे ना, मैं बताऊं, मुझे मुझे इससे काफी इशू रहा हुआ। तो मुझे अपना टेस्ट रीशेड्यूल करवाना पड़ा, और फिर मुझे खुद देखना पड़ा, क्योंकि आई मैं कंफ्यूज नहीं था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने फिर बाद में कहा यार आप ना यूं करें कि ये सामने रख कर बताएं, ताकि मुझे नजर भी आए कि मेरा अपना व्यू है वो आपके साथ ना क्लैश कर रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने रियलाइज कि इंग्लिश लैंग्वेज में ना अगर हम सामने प्रैक्टिकली रखें, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ये इंग्लिश नहीं कम्युनिकेशन करता है। तो बस मेरा ये ओपिनियन कि अगर आप दें तो और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वरना इससे पहले जीआरई में तो वो मैथ ही पढ़ाते थे सारा। और मैं इंशाल्लाह मैं रेगुलर आपको ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच। एंड ये जी मेरा फीडबैक है, उसको आपने देखें कितना बेहतर है, उसको मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा। मैं सर एड्रेस कर लेता हूँ सर। सर बेसिकली वो मेरा सिंपल सिंपल का मतलब ये था कि देखें, हम आर्ट्स के अंदर तो ये है कि अब हमने ये करना होता है कि हम गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, कि हम ईच एंड एवरी मॉड्यूल को हम कवर करते हैं। जैसे राइटिंग मॉड्यूल को हम एक हफ्ता या 2 हफ्ते, यहाँ पर एक महीना महीना देते हैं, ठीक है। तो हम उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो उसके अंदर हम अपने मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भी बेटर करते हैं। हम उसके अंदर हम डिटेल्स में जाते हैं, हम उसकी अपने जो ग्रामर, अपनी ईच एंड एवरीथिंग को बेटर करें। अब जीआरई के अंदर हमारे पास ये चीज़ होती है कि हमारे पास जो मेन ग्रेडिंग हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव सेक्शन है और वर्बल सेक्शन, जिसके अंदर वोकैबुलरी वगैरह यूज़ होती है, जिसके अंदर हमें सेंटेंसेस वगैरह को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय इसके कि हम उसको लिखें या फिर उसको एलाबोरेट करें, ठीक है। जो ये हमारा ये थर्ड सेक्शन होता है AW है, ये दिस इज काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरी ग्रेडिंग वगैरह इसके अंदर ग्रेडिंग वगैरह होती है, और इसके मिनिमम मिनिमम स्कोर जो होता है वो हमारा 3.0 होता है, ठीक है। 3.0, या फिर इसके अंदर जो हमारे आमतौर पे जो लोगों का 3.0 स्कोर। अब इसके अंदर ये होता है कि
40 to 50 एसेस वगैरह हम लिखे ना, तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। मतलब आप 40 to 50 ज़्यादा कह रहे हो, मैं चलें 10 to 15 हम एसेस वगैरह लिखें, आप उनको प्रैक्टिस न करें तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। जबकि हमें AWA सेक्शन जो GRE का, हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ही नहीं रखना होता। इसके अंदर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी लेनी होती है, हमें 4 to 5 एसेस मैक्सिमम हमें इसके अंदर लिखने होते हैं या फिर इसके अंदर याद करने होते हैं, 1-2 दिन लगाने होते हैं बस। और इसके बाद हमें दैट्स इट। तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा था कि हमें, अगर हमें टारगेट करना होता है 4 या 4 पॉइंट डिफरेंट स्केलिंग, तो आपने शायद वो बोला अपने सामने ऐसे रखा हो जो थोड़ा ज़्यादा हाईली रेटेड हो। तो हमें देर आर डिफरेंट स्केलिंग्स, इसके अंदर हमारे पास जो टारगेट स्कोर होता है वो 4.0 इज एनफ फॉर अस, कि हम 4.0 भी हम ले लें। 4.0 के अंदर ये होता है कि ज़्यादातर हमारे पास, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत कह रहे थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कॉम्प्लेक्स भी कभी यूज़ होती है, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश तो यूज़ हो रही है, इंग्लिश के अंदर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी ले आए, कुछ भी ले आए, लेकिन मैं वो इजी वे थ्रू वे की बात कर रहा था कि हमें GRE इज ऑल अबाउट getting the shortcuts. In limited time, we have to solve so many things. We have to cover so many things. So the shortcut for getting 4.0 और above इसके, हमें उसके अंदर मतलब आप ज़्यादा गहराई में मत जाएं, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में मत जाएं, बस इसको सिंपल रखें, आप इसके अंदर वोकैबुलरी इतनी कम्प्लेक्स नहीं यूज़ करें, वो ठीक है। तो वो इसको मैं एग्जाम्पलीफाई भी कर दूंगा, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे साथ वो भी बताना चाहिए कि कैसे कैसे हमें करना है, वो मैं उस चीज़ की तरफ आऊँगा। अभी तो मैं बेसिक बस उसका बता रहा हूँ कि आपने उसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसे देना है। वो तो मैं आपको बताऊंगा टॉपिक्स कैसे होते हैं, या फिर उसके अंदर वो एसेस वगैरह कैसे आते हैं, हम उसको एसेस वगैरह को देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी और करेंगे भी, एसेस को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। अच्छा चलें सर, कोई आपकी बातें कुछ क्लियर ना हो यूँ तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अभी ज़रा नेक्स्ट पेपर चल लेते हैं। थैंक यू फॉर द फीडबैक अगेन। चलें नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज कि हाँ, मैं इसके अंदर हमारे पास ये भी एक चीज़ होता है कि हम इसके अंदर जो सेक्शन होता है हमारे पास एसेस वगैरह वाला, इसके अंदर हम जब हम राइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि किस तरह का नोट पैड वगैरह होता है या फिर किस तरह का उधर वो आया होता है। तो एक बेसिक नोट पैड जिस तरह का हमारे पास होता है, जैसे ये मैं नोट पैड ही ये पेंट में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक जो कंप्यूटर के अंदर वगैरह हमारे पास होता है उस तरह का नोट पैड होता है, उसके अंदर हमें राइटिंग करनी होती है। उसके अंदर हम कट कॉपी पेस्ट सब कुछ कर सकते हैं हम लोग उसके अंदर। तो एक बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो राइटिंग के लिए चाहिए होती हैं, वही हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसके टॉपिक्स की तरफ आ जाता हूँ कि इसके अंदर हम टॉपिक्स किस किस किस्म के यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास पूल ऑफ टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हमें GRE बता चुका हुआ है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, यहाँ पे शेयर भी करेंगे और उनको हम एक दफा गो थ्रू भी कर लेंगे। ठीक है। एक पूल ऑफ टॉपिक्स GRE ने दिया हुआ है। अब वो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर कोई भी बंदा राइट कर सकता है। तो GRE ने ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो ना कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जो ना कहीं ज़्यादा मुश्किल साइड पे जा रहे हैं, जो ना मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हैं। ठीक है। मतलब कि टेक बैकग्राउंड से है तो उसको कुछ बायो के रिलेटेड आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कोई बायो से रिलेटेड नॉन टेक बैकग्राउंड से है तो वो उसको टेक से आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये बेसिक जो आजकल के इश्यूज वगैरह चल रहे होते हैं, आजकल के जो डेली रोजमर्रा के जो एसेज वगैरह चल रहे होते हैं वो उनके थ्रू उनके ऊपर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यू विल कम अक्रॉस द टॉपिक्स दैट आर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द रियल वर्ल्ड। मतलब वो आजकल के पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे जो रोजमर्रा के टॉपिक्स चल रहे होते हैं। तो अब इसके अंदर हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो किस तरह का, हाँ वो 500 to 600 वर्ड्स होने चाहिए। बिल्ड अप द टॉपिक, बेनिफिट्स वगैरह बताएं, उसके ड्रॉबैक्स बताएं, देन मूव टू द मेन आर्गुमेंट वेयर यू गिव द रीजनिंग। एक दो तीन पैराग्राफ्स लिखें जो एनालाइज करते हैं सारे के सारे टॉपिक को। आप उसको एग्जांपल से 5 से 6 एग्जांपल्स दें और उसके बाद उसकी आप कंक्लूड कर दें। ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर आपने सीरियस या नॉन सीरियस जो नहीं थे, तब मैं उनको दोबारा बता दूं कि इसमें सीरियसनेस और नॉन सीरियसनेस का कोई कंसर्न नहीं होता। इसमें आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें या फिर नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें, इट वॉट इम्पैक्ट। और इसके अंदर ये भी था कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो GRE के जो एसेज हैं उसके अंदर आप 4 तरह के एसेज वगैरह लिख सकते हैं, जिसके न्यूट्रल भी है, अगेंस्ट भी है,
उसके फेवर में भी है, और आप दोनों के दोनों टॉपिक्स को भी टच कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट रिगार्डिंग इट। किसी के क्वेश्चंस हो तो दे कैन आस्क। मैं पता आपके साथ आप क्वेश्चन पूछें, इफ आपके क्वेश्चंस वगैरह तो आप पूछें। जी, जब तक कोई और क्वेश्चन नहीं पूछता तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड भी करता हूँ। अच्छा, अभी आपने कहा कि इसमें हम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप्स की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा, जहाँ तक मेरा व्यू है जो अभी तक मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने सुना कि जीआरई में हमें फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। अब इनफॉर्मल का मेरे पास कोई एविडेंस जी नहीं। आपकी आवाज़ जी मैं, सॉरी। मैं जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी बोलें। ये मैंने जहां तक सुना ना कि जीआरई के अंदर हमें फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। मेरे पास इनफॉर्मल लैंग्वेज का एविडेंस नहीं है इसमें। रीजन ठीक। इसकी है, उसकी रीजन ये है कि बेसिकली राइटिंग है ही फॉर्मल। राइटिंग को फॉर्मल लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जाता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज नॉर्मली स्पीकिंग के अंदर यूज की जाती है। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं सम टाइम कि हमें जब राइटिंग के अंदर भी इनफॉर्मल नजर आती है, वो वाली राइटिंग होती है जहां पर आप कोई डायलॉग्स लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, उसके अंदर उस राइटिंग में इनफॉर्मल लैंग्वेज आ सकती है। वेरा एसेज जो होते हैं और रिपोर्ट्स जो होती हैं वो टिपिकली फॉर्मल होती हैं, और राइटिंग बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो और जीआरई तो है ही फॉर्मल। तो मेरे ख्याल में मेरे पास इनफॉर्मल का एविडेंस नहीं है कि हमें इनफॉर्मल जीआरई के राइटिंग में यूज करना चाहिए। नहीं सर, इन अ सेंस आप किस सेंस में कह रहे हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब मैं कुछ भी वर्ड्स, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप उसके अंदर कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, किसी किस्म के भी आप वर्ड्स, इनफॉर्मल वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं और फॉर्मल वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। मैं उस सेंस में कह रहा था। नहीं, मुझे तो देखो, पहली बात है, मुझे मैंने जो सेंस ली है, आपको मेरी सेंस वो अंडरस्टैंड इसलिए नहीं हुई। द रीजन इज कि हमारे पास सामने एग्जाम्पल नहीं है। अगर एग्जाम्पल सामने हो ना तो ये जो कंफ्यूज, क्योंकि मैंने अभी शुरू में क्या बोला कि हम ये जो ऐसे है, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, जीआरई के में पहले 2 ऐसे आया करते थे, अब एक ही आता है। एम आई राइट? जी बिल्कुल। अब जो ऐसे आता है वो उसको हम ओपिनियन ऐसे भी कहते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी कहते हैं। आपने आर्गुमेंट्स देने हैं, तो मैंने पहले ही नहीं कहा नहीं ना सर, ये है। वो जो आर्गुमेंट ऐसे था वो एक्सक्लूड हो चुका हुआ है, वो अब खत्म हो चुका हुआ है। ये इशू बेस्ड ऐसे होता है। इश्यू बेस्ड या ओपिनियन बेस्ड इसको कहते हैं, दोनों दोनों इसके नाम। अच्छा, आप ये मैंने शुरू में यही कहा कि एक ऐसे ऐसे खुद ओपिनियन बेस्ड है, और अगर अगर से ऊपर से आप अपनी भी थ्योरी लगाएंगे तो वो जो जो पार्टिसिपेंट है उसको समझ में नहीं आएगी। तो तभी मैंने कहा था कि ये सामने, बट एनीवे वो तो बात डिस्कस होगी। अब इनफॉर्मल की जो बात जब राइटिंग में होती है तो ऑब्वियसली वो उसकी वोकेबलरी के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है ना। कि वजह ये होती है कि जब आप जब बोलते हैं ना, तो बोलने के अंदर कुछ और चीजें भी ऐड होती हैं जिससे आपका मैसेज कन्वे हो जाता है, लेकिन राइटिंग में वो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। दैट्स वाई राइटिंग सबसे मुश्किल चीज कंसिडर की जाती है। उसमें बैंड कम क्यों आता है, उसकी रीजन ये होती है कि राइटिंग में आप ना एक बेजान चीज, वर्ड जो है ना उसमें कोई जान तो नहीं है ना, लेकिन आप जब बोल रहे होते हैं आपके जेस्चर्स होते हैं, आपके पॉजेज होते हैं, आपकी टोन होती है, वो जो उतार चढ़ाव होता है, आप सेंटेंस पूरा बोलते नहीं है। तो इसलिए इतनी चीजें ना स्पीकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। यही वजह है कि स्पीकिंग बहुत डिफरेंट होती है, काफी हद तक डिफरेंट होती है राइटिंग से। तो इसलिए ना राइटिंग में फॉर्मेलिटी, बेसिकली फॉर्मल वर्ड क्यों यूज की जाते हैं, जो मैंने पढ़ा है, वजह ये होती है कि राइटिंग में वर्ड्स बड़े बड़े सोच समझ के चुने जाते हैं। क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बड़ी सोच समझ के डिजाइन किए जाते हैं। उन वर्ड्स के पीछे एक पूरी 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 स्टोरी होती है कि ये वर्ड्स बोलेंगे तो इससे इतना ज्यादा मीनिंग कन्वे हो जाएगा। यही वजह है कि हम उनको फॉर्मल वर्ड्स बोलते हैं, कि आप जब ये वर्ड बोलेंगे, जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, जिसको जिसको आती है कम्युनिकेशन, वो इससे काफी कुछ क्लियर उसको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड क्या बात कर रहा है। यही वजह है कि राइटिंग मुश्किल इसलिए कंसिडर होती है कि हमें वर्ड बड़ा सोच समझ के चुनना पड़ता है कि ये वर्ड इतना मीनिंग। जब स्पीकिंग के अंदर ना हम इसलिए भी इनफॉर्मल होते हैं कि उसमें और भी चीजें हमारी ना ऐड हो रही होती हैं, हम उससे वो अगला बंदा कनेक्ट। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो फॉर्मेलिटी है कि उसके अंदर में वर्ड्स, फॉर्मल वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं।
जहां तक मेरी स्टडी का ताल्लुक है। हाँ सर, मैं इसके ज़रा आपको ज़रा क्लियर कर दूँ कि इसमें तो आप ज़्यादा उस पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहे हैं कि वो आर्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन ये जीआरई के अंदर ये होता है कि आपने ना अपने आइडिया को पेश करना था। मैं वो बार बार बताता हूँ कि आइडिया को पेश करना होता है। चले वो फॉर्मल और इनफॉर्मल का, चले वो ना मैं आपको अच्छा चलो, टाइम मुझे का एक मैं एक, एक, कल। एक और भी, जी चलो जी एक कंफ्यूजन मेरे माइंड में, आप मुझे बताएं, जी जीआरई जी में टफ टफ वोकेबलरी कहाँ यूज करेंगे? कहते हैं सर जैसा टफेस्ट वोकेबलरी जीआरई की कंसिडर की जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बताएं वो हमने कहाँ जी यूज जी करनी है? फिल इन द ब्लैंक में बस यूज करनी है, एसेस में तो नहीं यूज करनी? नहीं सर, वो ऐसे के अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं होती, और वो जो ज़्यादा यूज़ होती है वो हमारे पास वो वोकैब का सेक्शन होता है, ये वर्बल सेक्शन जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर यूज़ होती है, जिसके अंदर हमारे पास 27 क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारे पास वो जितनी कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी है, जितनी भी मुश्किल वोकेबलरी है, वो सारी उसमें यूज़ हो रही होती है। हेलो। जी जी सर, आप ऑडियोबल हैं। जी थैंक यू सो मच। बस मेरा ये थोड़ा सा अपना ओपिनियन था जो मैंने जी जी एक्सप्रेस। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर चले, आपके थैंक यू सो फीडबैक के मच लिए, सर, ओपिनियन आपने के लिए। फीडबैक आपने अच्छी थी। बट ये है कि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो लाजमी बात है होता है आर्ट से और जीआरई से। तो यही चीज़ सर ने भी कही कि जैसे हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इससे मतलब हमें नुकसान कोई नहीं होगा अगर आप यूज़ कर लेते हो, मतलब हमारे कोई ऐसी मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले उससे। तो यही चीज़ एक डिफरेंस होता है आर्ट्स और जीआरई में। तो बस हमने यही डिफरेंस एक समझना है। वो सर वो बाकी सपोर्ट करने के इंशाल्लाह। लिए ना मैं कल ऐसे वगैरह दिखा दूंगा, तो वो सर जी जी सर को बिल्कुल भी थोड़ा ऐसे सा ही। हो जाए। तो आज सर हम डिस्कस कर रहे थे, तो एग्जैक्टली। कल मैसेज वगैरह करूँगा, डिस्कस करेंगे हम लोग, ज़्यादा अच्छे से एलेबरेट हो जाएगा। वो अच्छी बात है कि सर जी जी बिल्कुल। कन्फ्यूजन्स थी वो ज़रा हो जाए। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, जिसका कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछना चाहिए। जी जी तो इससे दूसरों को भी सीखने का मौका मिलता है और उन्हें खुद भी अंडरस्टैंड हो जाती हैं चीज़ें काफ़ी कुछ। चले ठीक है, फिर आज का टाइम एंड हो गया तो मीटिंग एंड करते हैं इंशाल्लाह फिर। जी, कल ज़रा ऐसे डिस्कस करेंगे, तो कल ज़रूर मीटिंग। चलें, थैंक यू ठीक सो हो गया, मच। ओके। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।